हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं हूं सीए योगेश कुमार अग्रवाल। स्टार्ट करते हैं, चलो इसे। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें फर्स्ट आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या वर्ड ध्यान रखना है आपको, डिस्क्रीट सीरीज। मतलब डिस्क्रीट सीरीज में ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन यूज में आता है। आपने सीरीज पढ़ रखी है, सीरीज तीन तरह की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस सीरीज में इसका यूज नहीं किया जाएगा, केवल डिस्क्रीट सीरीज तक ही इसका यूज किया जाएगा इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज derived from a particular type of random experiment known as Bernoulli's process, named after the famous mathematician Bernoulli। तो ये कोई फेमस मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, इसलिए इसको बर्नौली प्रोसेस भी बोला जाता है। Nothing that a trial is an attempt, noting that a trial is an attempt to produce a particular outcome, which is neither certain nor impossible। ट्रायल, इसमें ट्रायल की डेफिनेशन दी गई। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि एक आप प्रयास कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर आउटकम, एक आउटकम निकालने का जो ना तो सर्टेन है और ना ही इम्पॉसिबल है। मतलब फिक्स भी, निश्चित भी नहीं है कि आएगा ही आएगा, और ना ही इम्पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकता। तो पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौलीज ट्रायल्स आर स्टेटेड बिलो। ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम। तो इसमें बर्नौलीज का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। जैसे अपन कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो इवेंट हो सकते हैं, हेड या टेल आने के। तो एग्जॉस्टिव आइटम आउटकम तो क्या मतलब हो गया कि जितना भी उसमें आउटकम निकल सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना आउटपुट हो सकते हैं, उसके अंदर दो आउटकम निकल सकते हैं। और टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा। तो दोनों में से एक बार में एक ही आएगा। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि दोनों में से एक ही आपका आउटकम निकल सकता है, दोनों साथ में कभी भी नहीं निकल सकते। द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द विच इज नोन एज सक्सेस। तो उसमें से एक जो आ जाएगा वो तो सक्सेस हो जाएगा आपका। एंड एज सच इट नॉन अकरेंस एज ए फेलियर, और जो नहीं आएगा वो फेलियर हो गया। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, यूजुअली अकरेंस ऑफ हेड इज नोन एज सक्सेस। तो हेड आ गया तो सक्सेस मान लेंगे उसको, और नहीं आएगा तो फेल मान लेंगे। या फिर ऐसे कह दो कि टेल आ जाता है तो उसको फेलियर मान लेंगे, अगर अपन हेड को सक्सेस मान रहे हैं तो। क्योंकि अगर टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आ पाएगा। तो दोनों में से एक ही इवेंट होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि किसी के मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस यूजुअली डिनोटेड बाय पी। तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है उसको तो अपन पी से डिनोट करते हैं, और जो फेलियर की होती है वो क्या करते हैं अपन, उसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू कैसे निकलता है, 1 माइनस पी। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो तो पी होती है, और जो फेलियर की है वो क्या है, 1 माइनस पी, या फिर क्यू बोल सकते हैं अपन उसको। क्योंकि दोनों फेलियर प्लस सक्सेस अगर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है, 1 होता है। जैसे परसेंटेज का टोटल 100 होता है, वैसे प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर 1 में से आप सक्सेस वाला माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, फेलियर वाला। द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज ए फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो क्या है, फिक्स है, फाइनाइट है, मतलब उसको काउंटिंग की जा सकती है कि इतने आपको ट्रायल करने हैं इसके अंदर। A discrete random variable x is defined to follow binomial distribution with parameters n and p। n मतलब number of trials हो गया, और p मतलब probability हो गया उसका सक्सेस का। To be denoted by, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, x b n p if the probability mass function of x is given by। तो probability का फंक्शन कैसे अपन प्रेजेंट करेंगे, fx is equals to n c x p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। इस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह से और आता है इसके अंदर कि मीन बताना है, इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो मीन का फॉर्मूला लिख लीजिए, n इंटू पी होता है इसका मीन का फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आएगा। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है n इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, इस तरह से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्यू का मतलब क्या हो गया, वही 1 माइनस पी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।
नेक्स्ट तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए थ्योरेटिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी क्या है, थ्योरेटिकल डिस्क्रीट, ये भी डिस्क्रीट सीरीज पे ही बेस्ड है, डिस्क्रीट सीरीज का ही इससे अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। विच कैन डिस्क्राइब मेनी प्रोसेसेस। साइमन डेनिस पाइसन ऑफ फ्रांस इंट्रोड्यूस दिस डिस्ट्रीब्यूशन वे बैक इन द ईयर 1837। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में ही इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नॉर्मल और गॉयसन डिस्ट्रीब्यूशन। द टू डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस्ड सो फार, मतलब जो अपन ने अभी पहले डिस्कस किए बाइनोमियल और पाइसन, ये दोनों क्या थे, डिस्क्रीट सीरीज में यूज में आते थे। ठीक है। इन केस ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस सीरीज अगर हो, जैसे कि हाइट वेट, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, जैसे हाइट हो गई आपकी 5 फीट 6 इंच, इस तरह से हाइट दे रखी है, या वेट दे रखा है 67 पॉइंट कुछ। इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल प्रोबेबिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट मास पॉइंट्स बिकॉज बिटवीन एनी टू अनइक्वल वैल्यूज देयर रिमेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है किसी भी दो फिगर्स के बीच में, पॉइंट्स में कितनी भी वैल्यूज जा सकती है। तो उस केस में ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन यूज में नहीं लिए जा सकते हैं, बाइनोमियल और पाइसन। Thus a continuous random variable is defined in terms of its probability density function, provided of course such a function really exists. The most important and universally accepted continuous probability distribution is known as normal distribution. तो continuous probability distribution के लिए अपन कौन सा यूज में लेंगे, normal distribution। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। दो मैनी मैथमेटिशियन लाइक डी मोवेर, Laplace, etc. contributed towards the development of normal distribution. Carl Gauss was instrumental for driving normal distribution. तो इसको Gaussian distribution क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस मैथमेटिशियन ने इसको कंसेप्ट को दिया था। And as such normal distribution is also referred as Gaussian distribution. A continuous random variable x is defined to follow normal distribution with parameters यहाँ पे आ जाएगा पैरामीटर, गलत प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट है, इसकी जगह म्यू कर लीजिए, म्यू आएगा यहाँ पे, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर टू बी डिनोटेड बाय। तो इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जो जो दो पैरामीटर्स है मेन, वो कौन से, म्यू 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 में जनरली एक्स बार के बराबर ही होता है, और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस। इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला कुछ दिया हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। वेयर एंड आर कांस्टेंट एंड मोर देन जीरो, मतलब जो वैल्यूज है वो क्या है, मोर देन जीरो होगी, पॉजिटिव वैल्यूज होगी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर लिस्टेड बिलो। First, the name normal distribution has its origin some 200 years back, as and then mathematicians were in search for a normal model that can describe the probability distribution of most of the continuous random variable. तो इसका जो origin है वो 200 साल पहले का माना जाता है। तब ये लोग कंटिन्यूअस जो रैंडम वेरिएबल्स है उसको प्लॉट करने के लिए देख रहे थे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, जब इसकी खोज की जा रही थी। If we plot the probability function y is equals to fx, then the curve known as probability curve takes the following shape. तो बेल शेप्ड नॉर्मल कर्व कैसा होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है, इस तरह का कर्व होगा, नॉर्मल कर्व बोला जाता है इसको, जो दोनों तरफ से क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अगर बीच में से आप लाइन खींचते हैं तो दोनों तरफ सेम शेप आपको नजर आएगी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसी के बारे में और आगे डिटेल में बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है। A quick look at figure reveal that the normal curve is bell shaped, तो बेल शेप्ड कर्व होता है ये, एंड हैज वन पीक, इसकी एक ही पीक होती है। जैसे कुछ कर्व हो गया इस तरह का हो गया, तो इसके दो पीक हो गई नहीं है, तो दो पीक नहीं है, नॉर्मल कर्व में क्या होता है, एक ही पीक होती है। Which implies that the normal distribution has one unique mode, मतलब इसका जो मोड होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। जैसे दो पीक हो गई मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसमें क्या आएगा, दो मोड हो सकते हैं, यहाँ पे भी मोड हो गया, यहाँ पे भी मोड हो गया, जबकि इसमें क्या है, एक यूनी मोड होता है, सिंगल मोड होता है। द लाइन ड्रॉन थ्रू एक्स इज इक्वल्स टू म्यू हैज डिवाइडेड द नॉर्मल कर्व इनटू टू पार्ट्स व्हिच आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो जो ये बीच में से लाइन खींची जाती है ना, इसको म्यू बोला जाता है। ये दो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल रहता है। सच ए कर्व इज नोन एज सिमेट्रिक कर्व, इसलिए इसको सिमेट्रिक कर्व बोला जाता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक कर्व बोला जाता है। Thus we find that the normal distribution is symmetrical about x is equals to mu,
तो जहाँ पे म्यू पे अपन अगर इसको काटते हैं ना तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक हिस्सों में डिवाइड कर देता है इसको नॉर्मल कर्व को। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट p इज इक्वल्स टू 0.5। We next note that the two tails of the normal curve extend indefinitely on both sides of the curve and both the left and right tails never touch the horizontal axis। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो ये नॉर्मल कर्व है ना, ये दोनों साइड में क्या है, इंडेफिनेट दूरी तक आगे एक्सटेंड होता है और है ना कभी भी ये एक्सेस जो ये बेस लाइन होती है ना अपनी एक्स एक्सिस, इसको टच नहीं करता है किसी भी साइड से। The total area of normal curve or for that any probability curve is taken to be unity। तो probability का टोटल क्या होता है, हमेशा unity is equals to 1 होता है मतलब। तो इसका जो टोटल एरिया है ना ये नॉर्मल कर्व के नीचे, इसको 1, इसका टोटल एरिया क्या होता है, 1 होता है। Since the vertical line drawn through x is equals to mu divides the curve into two equal halves, it automatically follows that। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसका पूरे का एरिया 1 है, तो इधर का एरिया क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, मतलब इधर की प्रोबेबिलिटी 0.5 हो जाएगी, इधर की 0.5 हो जाएगी। तो इसको दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो 0.5 प्रोबेबिलिटी हो जाती है इधर की। द एरिया बिटवीन माइनस के फिगर से लेकर के 0 तक या माइनस से बराबर तक मान सकते हैं, ये बीच का बराबर हो गया और इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, तो द एरिया ये जो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और प्लस से लेकर के बराबर तक का भी 0.5 होगा। व्हेन द मीन इज 0 we have the area between 0 equals to the area between 0 to equals to 0.5। तो मतलब आपको तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये इक्वल्स टू है या 0 है तो यहाँ से लेकर के माइनस तक अगर कितना भी चले जाओ तो ये 0.5 होगा और इधर से 0 प्लस प्लस का इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो ये 0.5 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ए बायपैरामेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स। तो इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो म्यू होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वंस द टू पैरामीटर्स आर नोन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड। तो अगर अपन को ये दो वैल्यूज पता चल जाती है तो अपन इसमें कोई भी परसेंटेज कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसकी टेबल होती है उससे वैल्यूज निकलती है, टेबल का यूज करना पड़ता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा ऐसा। Application of normal distribution. The application of normal distribution is not restricted to statistics only। इसका यूज केवल स्टैटिस्टिक्स में ही नहीं होता है, many science subject, साइंस में भी इसका यूज किया जाता है, सोशल साइंस में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, इन सब में इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। Find many applications of normal distribution। मोस्ट ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल लाइक जहाँ पे भी कंटिन्यूअस वेरिएबल यूज होगा वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही प्रोबेबिलिटी को डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि हाइट हो गया, वेट, वेजेस, प्रॉफिट, जहाँ पे क्या है कोई इंटीजर्स नहीं है, मतलब फिक्स जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आएगा आपका, पॉइंट्स की वैल्यूज फ्रैक्शंस पे आ सकते हैं, तो उस केस में ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। If the variable under study does not follow normal distribution, a simple transformation of the variable in many a case would lead to a normal distribution of changed variable। मतलब अगर मान लो कि कोई वेरिएबल ऐसा है जो एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत आप ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब when n the number of trial of a binomial distribution is large and p the probability of success is moderate, neither too large or too small, then the binomial distribution also tends to normal distribution। अच्छा, binomial distribution में भी क्या है कि अगर जो उसके नंबर ऑफ आइटम्स है वो तो n जो है वो तो बड़ा है और जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है वो क्या है, मॉडरेट है, ना तो ज्यादा कुछ ज्यादा ये बड़ी है और ना ही ज्यादा छोटी है, तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Poisson distribution also for large values of m approaches normal distribution। ऐसे ही Poisson distribution को भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। Such transformation become necessary as it is easier to compute probability under the assumption of a normal distribution। क्योंकि इसमें probability कैलकुलेट करना इजी होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। Not only the distribution of discrete random variable, the probability distribution of t, chi-square and f also tends to normal distribution under certain specific conditions। तो इसके अलावा और भी जो डिस्ट्रीब्यूशन आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सब को भी क्या है कुछ मॉडिफिकेशन करके सर्टेन कंडीशंस के साथ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। In order to infer about the unknown universe, we take recourse to sampling and inference regarding the universe is made possible only on the basis of normal assumption। तो अपन सैंपल जैसे कुछ सैंपल के बेसिस पे ही अपन एनालिसिस करते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालते हैं।
फिर उसके बाद में उसको उससे प्रोबेबिलिटीज अपन कैलकुलेट करते हैं। तो जो सैम्पलिंग से जो अपन सॉल्यूशन निकालते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो। Also the distribution of many a sample statistic approach normal distribution for large sample size। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है जो किसी भी तरह की सीरीज में यूज में लिया जा सकता है। अच्छा, अब इसके एरिया के बारे में अपन पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत अपन ने पहले भी देखा था इसके बारे में जब अपन ने डिस्पर्शन वाले चैप्टर्स किए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन किया था, तब उसमें लिमिट्स निकाली थी अपन ने स्टैंडर्ड। तो ये इस था एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस, तो वो क्या था 68 लगभग 68% एरिया कवर करता था। एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका 95% लगभग एरिया कवर करता था, और एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ये अपना 99.72 एरिया का परसेंट कवर करता था। तो वही इसमें एरिया दिखाया गया है। जैसे ये नॉर्मल कर्व है, ये बीच की जो लाइन होती है ना, ये अपना एक्स बार हो जाता है, या म्यू भी बोल सकते हो इसको। इसको 0 पे नोट कर रखा है। इधर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और इधर की वैल्यू जो क्या है वो पॉजिटिव है, तो प्लस भी करना है माइनस, जैसे एक्स बार, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन ने वन टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस कर रहे हैं तो इधर प्लस करा इधर माइनस किया, तो इन दोनों का एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 68.26% एरिया कवर हो जाएगा। ये पूरा जितना भी नॉर्मल कर्व का एरिया कितना 100% होता है, तो उसमें 68% एरिया केवल ये इसके मिडिल रेंज के आसपास ही रहता है। फिर अगर -2 प्लस -2 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो ये क्या आ जाता है 95.4 के करीब एरिया पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो एरिया हो गया ना ये वाला, ये 95.44% एरिया कवर कर लिया है। अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस करते हैं तो ये यहाँ तक का एरिया कवर कर लेता है, तो ये 99% लगभग एरिया कवर हो जाता है। बाकी रिमेनिंग कोई 0.26 ऐसा एरिया बचता है। तो इस तरह से लिमिट्स होती है इसके अंदर। इसके एमसीक्यूज देखते हैं अपन। हाँ, तो इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा था, नॉर्मल जो पाइसन वाला था ना, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये बोल रहा है कि वो एग्जिस्ट, फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी, ओनली को काट दीजिए, इन थ्योरी लिख लीजिए, एग्जिस्ट इन थ्योरी, और सी है एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, और बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, मतलब रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और थ्योरी में भी एग्जिस्ट करता है। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तीनों तरह का हो सकता है, मतलब डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों तरह का हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी। अगर डिस्क्रीट में तो अपन ने देखा था कि दो तरह का थे अपने पास में, बायनोमियल और पाइसन, और कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला अपन यूज कर रहे थे, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों तरह का हो सकता है। थर्ड, द एन इम्पोर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो डिस्क्रीट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है, पाइसन, और या फिर बायनोमियल। तो बायनोमियल तो ऑप्शन में है नहीं, पाइसन ही करेंगे इसके अंदर ऑप्शन। फोर्थ, एन इम्पोर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में कौन सा यूज में लेना था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस के लिए कौन सा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। फिफ्थ, पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पैरामीटर जो है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉपुलेशन के होते हैं। मतलब जो भी अपन म्यू और ये लेते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसके होते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या हो गया, पूरा डेटा, जितना भी अपन को पूरी, मतलब उसमें से कुछ भी अपन सैंपल नहीं ले रहे, पूरा का पूरा डेटा ले रहे हैं, तो उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। अगर उसमें से कुछ अपन डेटा उठाते हैं तो उसको सैंपल बोला जाता है। सिक्स्थ, एन एग्जांपल ऑफ ए पैरामीटर इज। तो एग्जाम पैरामीटर किसका था, पॉपुलेशन के बारे में तो था, तो इसका पॉपुलेशन का मीन हो जाएगा, सैंपल का मीन नहीं होगा इसमें, पॉपुलेशन का मीन होगा। सेवंथ है ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू। ट्रायल क्या होता था, मेक समथिंग पॉसिबल, कोई चीज पॉसिबल कर रहे थे क्या अपन, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे अपन, केवल देख रहे थे कि आउटकम क्या निकल रहा है। वो ना तो फिक्स होता था ना ही इम्पॉसिबल होता था,
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल। डी आंसर है इसका। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौलीज ट्रायल, मतलब बर्नौलीज कौन सा था, बाइनोमियल वाला था जो फर्स्ट वाला था अपना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इस ट्रायल इज एसोसिएटेड विद जस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ट्रायल्स आर इनफाइनाइट, ये गलत है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ है एंड बी, मतलब उसमें क्या है, दो पॉसिबल आउटकम होने चाहिए थे, वो अपन ने देखा था, जैसे कॉइन का एग्जांपल लिया था उसमें हेड और टेल आउटकम होते थे। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होते थे, वो डिपेंडेंट नहीं होते थे। दूसरा था फाइनाइट होते थे ट्रायल्स, इसमें इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो सी आंसर नहीं होगा इसका, ए एंड बी। 9th, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ये क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स, तो इसका आंसर हो गया बी। 10th, if x is binomial variable with parameter n and p, then x can assume, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या x की वैल्यू क्या हो सकती है, द एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और n से लेकर के बीच में हो सकती है, इसकी वैल्यू दोनों इंक्लूड करते हुए। तो इसकी वैल्यू होल नंबर में होती है, डिस्क्रीट होता है ना, ये बाइनोमियल वाला कौन सा था, डिस्क्रीट, तो होल नंबर में इसकी वैल्यू आएगी। 11th है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कब हो सकता है, जब p की वैल्यू क्या हो, 0.5 हो। अभी अपन ने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तब अपन देख रहे थे कि बाइनोमियल को या पाइथन को भी अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनोमियल को कन्वर्ट कब कर सकते हैं, जब p है ना 0.5 हो, तभी तो उसको आधा आधा अपन डिवाइड कर सकते हैं। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p, तो मीन का फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया था आपको, n इंटू पी करना होता है, तो n इंटू पी इसका आंसर हो जाएगा 12th का सी। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था, n इंटू पी इंटू क्यू, n इंटू पी इंटू क्यू, ये वेरिएंस का फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डिविएशन का नहीं था, उसको करेक्ट कर लेना, तो ये वेरिएंस हो जाएगा। अब इसमें ऐसा डायरेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, तो देखो आपको बताया था कि जैसे इसमें ये वाला ऑप्शन देखें आप, सी ऑप्शन के लिखा हुआ है n इंटू क्यू इंटू 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू का मतलब क्या हो गया, पी तो हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया अपना, तो सी आंसर है इसका 13 का। An example of a biparametric discrete probability distribution is, तो बायपैरामेट्रिक मतलब दो जिसमें हो डिस्क्रीट हो, तो वो कौन सा होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दो जिसके आउटपुट होते हैं। 15th, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन एंड मोड आर इक्वल व्हेन q इज इक्वल्स टू 0.5, तो जब p और q की वैल्यू 0.5 होगी तो वो सब क्या आ जाएंगे, बीच वाली लाइन पे आ जाएंगे। मीन भी z इज इक्वल्स टू x बार इज इक्वल्स टू ये म्यू हो जाएगा, अगर ये 0.5 और 0.5 है तो दोनों प्रोबेबिलिटी, ये q हो गया, ये p हो गया, ठीक है। तो ये अपने इसके क्वेश्चंस हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।